नमस्कार दोस्तों, मैं गुनाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 13वां वीडियो है और आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवादी उभार। यूरोप में जो राष्ट्रवादी उभार है 19वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन से देशों में राष्ट्रवादी उभार आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज इटली एवं जर्मनी का एकीकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है। एक शब्द होता है लीबर। लीबर का मतलब होता है कि आज़ादी या स्वतंत्रता, यानी कि जो उदारवादी होते हैं या राष्ट्रवादी होते हैं वो अपना आज़ादी या स्वतंत्रता चाहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी और उदारवादी राष्ट्रवादी दोनों एक ही हैं। यानी कि यूरोप के लोग जो होते निरंकुश तंत्र से मुक्ति चाहते थे, उसे ही स्वतंत्रता का इन्होंने नाम दिया। जैसे इससे पिछले अध्याय में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति का अध्ययन किया था, जहाँ पर फ्रांस की प्रजा अपने निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति चाहती है। उसी क्रम में नेपोलियन का उदय होता है, जिन्होंने 1804 से लेकर 1815 के बीच में शासन किया था। और नेपोलियन को हराने के लिए पूरा का पूरा यूरोप जूझ पड़ता है, टूट पड़ता है और अंततः नेपोलियन की हार होती है और 1921-22 के दौरान नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सेंट हेलेना द्वीप पर। तो ये किनके खिलाफ हो रहा है? ये राजतंत्र के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे थे, राजतंत्र से लोग मुक्ति चाहते हैं। तो यहाँ भी राष्ट्रवादी उभार जो होगा, निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति की बात हो रही है। तो यानी कि जो यूरोप के लोग हैं निरंकुश तंत्र से, यानी कि निरंकुश राजतंत्र से मुक्ति चाहते हैं, उन्होंने उसे ही स्वतंत्रता का नाम दिया। ये जो उदारवादी हैं ये क्या चाहते थे? ये निरंकुश तंत्र को हटाकर और क्या चाहते थे? निरंकुश तंत्र को हटाकर ये नागरिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। नागरिकों को अधिकार दिया जाए। किस किस मामलों में अधिकार दिया जाए भाई? तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, सरकार चलाने की आज़ादी के लिए, जीवन की स्वतंत्रता के लिए, कानून के सामने सभी लोग बराबर हो, इस तरह की आज़ादी की मांग, इस तरह की स्वतंत्रता की मांग की जा रही है उदारवादियों के द्वारा। निरंकुश तंत्र से मुक्ति के लिए मांग की जा रही है, यानी कि विशेषाधिकार वर्ग जो प्राप्त वर्ग था उससे मुक्ति की बात कही जा रही है। उसके अंतर्गत सामंत और चर्च आते हैं। एक शब्द होता है राष्ट्रवाद, जिसे इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं। यूरोप में राष्ट्रों के भीतर क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा, जाति की समानता नहीं है। तो राष्ट्रवादियों ने अपने राष्ट्र की मांग की। तो ये जो यूरोप के अंदर हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय संस्कृति, भाषा और जाति के नाम पर समानता नहीं है। तो राष्ट्रवादियों ने अपने राष्ट्र की मांग की, एक भाषा, एक संस्कृति, एक जाति के लोग इकट्ठा होने की मांग की, और इसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी कि एक भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति के लोग एकत्र होकर अपने लिए राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसे कौन कौन से कारक थे जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ और इन राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या परिणाम हुआ? आइए हम लोग डिटेल से अध्ययन करते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ने निरंकुश सत्ता को खत्म कर दिया, राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया। किंतु नेपोलियन के निष्कासन के बाद यूरोप के राष्ट्र राहत की सांस ली। नेपोलियन के 26 वर्षों तक यूरोप के राजा को परेशान करते रहा। 1789 से 1815 के एडी के बीच में जो भी यूरोप के राजा थे वो परेशान रहे। 1815 एडी में जब नेपोलियन को निष्कासित किया जा रहा था, नेपोलियन की हार हुई थी, वियना कांग्रेस बुलाया गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ये कांग्रेस को बुलाने वाले वही देश थे जिन्होंने नेपोलियन को पराजित किया, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर या प्रधानमंत्री मेटरनिक ने की थी। वियना कांग्रेस से पहले, अब वियना कांग्रेस 1815 में स्थापित हुआ, ये बुलाया गया था। उससे पहले नेपोलियन लगातार युद्ध करते रहा, जिससे यूरोप के ज़्यादातर देशों में राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा की, राष्ट्रवादी भावनाएं फैली। इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे इटली को जीतकर इटली का संघ बना दिया था नेपोलियन ने। जर्मनी को 39 छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक बड़ा रूप दे दिया था। नेपोलियन के सुधार को देखते हुए यूरोप के अन्य राष्ट्रों के राजाओं की चिंता हुई कि यह मांग उनके यहाँ भी ना होने लगे। यूरोप के राजा अन्य राष्ट्र में जो थे, उन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ भी कानून के सामने सभी समान होने की मांग ना करने लगे, मतदान का अधिकार न मांगने लगे, तथा सत्ता में जनता की भागीदारी की मांग ना करने लगे। यूरोप में राष्ट्रवादी उभार के पीछे और कारणों को देखें तो फ्रांस की क्रांति के समय
के दार्शनिकों का तत्व पूरी दुनिया में फैला। उस समय फ्रांस के जितने भी, फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके समय जो भी दार्शनिक थे उनके जो विचार पूरी दुनिया में फैले। इससे लोगों के मन में स्वतंत्रता का भाव पैदा हुआ, लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा हुई, अपने को लेकर एक उदार दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और राजतंत्र से मुक्ति का भाव पैदा हुआ। ये सारी बातें यूरोप की जनता के पास पहुंच रही थी, जिससे यूरोप की जनता के मन में निरंकुश तंत्र के प्रति उपेक्षा पैदा हो रही थी। नेपोलियन ने इसमें उत्प्रेरक का काम किया, नेपोलियन इसमें कैटलिस्ट का काम किया, क्योंकि जनता के मन में पहले ही क्रांति हो चुकी थी और नेपोलियन एक उत्प्रेरक का काम किया और राष्ट्रवादी क्रांति करवा दी। औद्योगिक क्रांति इस समय तक हो चुकी थी और इस समय मध्यम वर्ग और धनी वर्ग का उभार हो रहा था, जिन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन इन्हीं के समानांतर सामंत और चर्च वर्ग के लोग लगातार मजबूत हो रहे थे। इसके खिलाफ मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उदारवादी, निरंकुश तंत्र से मुक्ति और जनता का शासन, राष्ट्रवादी, हमें अपना राष्ट्र चाहिए, नेपोलियन ने राष्ट्रों को मिलाकर एक कर दिया था। जैसे कि जर्मनी भाषी 23 क्षेत्रों को मिलाकर एक कर दिया था। इसके बाद 1834 में जोल्बेरियन संघ था। ये प्रसा में पहला बार बना। इसने शुल्क के अवरोध को खत्म कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। इससे व्यापार आसान हो गया और वो पूरा का पूरा क्षेत्र एक जैसा व्यापार होने लगा और लोग इकट्ठा होने लगे। जैसे आज वर्तमान में GST आने से एक संघ की हम लोग कल्पना कर सकते हैं। रेलवे का जाल यूरोप में फैला, इससे लोगों का एक दूसरे से संपर्क हुआ, जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाएं पनपी, यानी उनका उदारीकरण हुआ। इसके बाद वियना सम्मेलन 1815 में हमने पीछे ही पढ़ा था, स्थापित हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो था राजतंत्र की स्थापना था। ये प्रतिक्रियावादी थे। इनका मानना था कि राष्ट्र राजाओं के लिए है, सामाजिक भेदभाव को बनाए रखना चाहिए। वियना कांग्रेस 1815 के अंतर्गत जो वहाँ प्रस्ताव रखा गया, उसके अंतर्गत बताया गया कि राजतंत्र को बना कर रखना चाहिए, ऊंच नीच की भावना को बना कर रखना चाहिए, चर्च की शक्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए, परिवार नामक संस्था को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ये पूरी तरह से उदारवाद के विरोध में था। नेपोलियन के मूल लगातार लोगों के भीतर राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा कर रही थी, उदारवादी चेतना का निर्माण कर रहे थे और वियना कांग्रेस इन मूल्यों के विरोध में थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस का बंटवारा, नेपोलियन के जीते क्षेत्रों को दूसरों को दे देना और जर्मनी 39 राज्यों को महासंघ को ज्यों का त्यों रखा गया। इसके कुछ भाग पर्सिया और ऑस्ट्रिया के कुछ भागों में बांट दिया गया। ये वियना कांग्रेस के अंतर्गत किया गया ताकि लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं न उभरे। वियना 1815 के 3 परिणाम हुए। यूरोप को इस तरह से बांटा कि कोई राष्ट्र शक्तिशाली न होकर उभरे, यानी कि जो राष्ट्र बनाएंगे उसमें भिन्न राष्ट्रीयता के लोगों को रखा गया ताकि ये लोग राष्ट्रवादी चेतना से ओतप्रोत होकर एक अलग राष्ट्र की मांग न करने लगे। क्रांतिकारी, उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार के लोग थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाया गया, गुप्त संगठनों पर नियंत्रण किया गया तथा गुप्तचर संगठन बनाए गए ताकि इन लोगों की निगरानी की जाए। यूरोप के कुछ देश पवित्र संघ बनाए, रसिया, पर्सिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। इसमें कहा गया कि यहाँ की जो शासन प्रणाली होगी वो ईसा के आदर्शों के आधार पर होगी। गृह एवं विदेश नीति में न्याय, शांति और भ्रातृत्व पर ध्यान दिया जाएगा। वियना सम्मेलन निरंकुश शासकों का समर्थन किया और निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध उद्भव होने वाले शक्तियों को कुचल दिया था, ऐसा कहा गया। किंतु इस वियना कांग्रेस राष्ट्रवादी विचारों को रोक नहीं सकी। ठीक है, जगह जगह भूमिगत संस्थाएं बनने लगी, जैसे इटली और जर्मनी में। आगे चल के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो भारत की स्वतंत्रता के लिए जगह जगह भूमिगत संस्थाएं बनने लगी। इसी प्रकार यूरोप में भी वियना कांग्रेस के खिलाफ और राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत होकर जगह जगह भूमिगत संस्थाएं बनने लगी, जैसे इटली और जर्मनी में। वियना कांग्रेस के प्रतिक्रिया से पूरे यूरोप में भी राष्ट्रवादी भावनाएं और तीव्र हो गई। 1800 AD तक प्राचीन विरासत के तत्वों को कवि, लेखक, बुद्धिजीवी ढूंढ कर
ला रहे थे और बता रहे थे कि पहले पहले हम क्या थे। इस तरह वे अपने पूर्वजों के गुणगान करने लगे कि हमारी संस्कृति, हमारे लोग, हमारे साहित्य, हमारी भाषा इतनी महान थी, ऐसे थे। इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानकारी मिलने से उनके अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा हुआ और समय आगे बढ़ चुका था और समय आगे बढ़ा तो धीरे धीरे राजतंत्र की समाप्ति होने लगी और जो राजतंत्र भी था तो संवैधानिक राजतंत्र के रूप में बदलने लगा। जैसे कि इंग्लैंड में लोगों ने बोलना शुरू किया और क्रांतियाँ भी शुरू की। इससे क्या हो गया कि राष्ट्रों का एकीकरण होने लगा। राष्ट्रों के एकीकरण के पीछे फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन, 1815 वियना कांग्रेस के प्रतिक्रिया में तथा राष्ट्रवादी भावनाओं के फलस्वरूप नए नए राष्ट्रों का उदय होने लगा। यही सब कारण मिलकर यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाएं उभार की, जिसके फलस्वरूप इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इटली और जर्मनी के एकीकरण का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।